अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए 10-year-old boy gets a bee sting causing urticaria and angioedema. Most responsible mediator is C. mast cell histamine. देखिए बेसिकली ये एनाफिलेक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं कि जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आप जानते हैं एंटीबॉडी विल बी फिक्स्ड ऑन द सेल सरफेस एंड एंटीजन विल बी फ्री। फिर आपको याद होगा इसमें आपने नोट किया था टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी विल बी सीन अगेंस्ट हार्मलेस एंटीजन्स। और हार्मलेस एंटीजन की 3 टाइप्स आप जानते हैं, टेकन ओरली, इनहेल्ड और आईवी। जो आईवी हार्मलेस एंटीजन उनमें से आपका एक दोस्त बी वेनम है, स्नेक वेनम है, और थर्ड वन इज आईवी पेनिसिलिन। और इसके अलावा जो आपके पास इनहेल्ड हार्मलेस एंटीजन है उनमें आपके पास डस्ट माइट फीकल पैलेट है, पोलन्स है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप इनहेल करेंगे और उससे अगर एलर्जी से आप हार्मलेस एंटीजन कहेंगे। और जो ओरल एंटीजन है हार्मलेस, उसमें आपके मोस्ट ऑफ द टाइम फूड एलर्जन है, जिसमें मिल्क एंटीजन है, मीट एंटीजन है, एग वाइट एंटीजन है, ठीक है, फिश एंटीजन, चिकन एंटीजन, ये आपके पास। और जिस रूट से एंटीजन एंटर होगी उसी हिसाब से आपकी हिस्टामिन रिलीज होगी। अगर आप इनहेल करेंगे तो हिस्टामिन विल बी रिलीज इन पेरेन्काइमा ऑफ द लंग। अगर आप इंजेस्ट करेंगे तो हिस्टामिन विल बी रिलीज इन द मिकोसा ऑफ द जीआईटी। और अगर सिस्टेमिक हार्मलेस एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होगी, जैसे आपने अभी नोट किया बी एंटीजन, बी वेनम, अगर आपके आईवी एंटर होगा तो ये सिस्टेमिक मास्ट सेल को बस्ट करेगा और हिस्टामिन रिलीज करेगा, और उसकी वजह से अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। 30-year-old man has pus forming infection with abundant neutrophils. The predominant cell mediated killing bacteria is Myeloperoxidase. B is the right answer. देखिए आप जानते हैं जब भी आप सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो उसमें आपके पास एक है फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस में अल्टीमेटली आपने बैक्टीरिया को किल करना होता है। और किलिंग की 2 टाइप्स हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में 2 एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। एक NADPH2 ऑक्सीडेज एंजाइम जो सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट करना होता है अपने HOCl में, और जो फंक्शन किसका है, माइलोपेरोक्सीडेज का। तो माइलोपेरोक्सीडेज अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग विल बी इम्पेयर्ड। देखिए आप जानते हैं अगर NADPH2 ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें आपका सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा, उससे भी रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, और उस डिजीज़ का नाम क्या होगा, CGD, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, जिसमें नाइट्रोब्यूटाइडाजोलिन टेस्ट विल बी नेगेटिव। याद है ना आपको? राइट आंसर इसमें बी राइट आंसर है, माइलोपेरोक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 3। 45-year-old smoker develops chronic hypoxia with increased erythropoietin production. This adaptation is hyperplasia. A is the right answer. आपके जो मेसेंजर सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेसिया हो जाएगा इन किडनी। क्वेश्चन नंबर 4। 50-year-old hypertensive man has concentric LV hypertrophy due to B. pressure overload. B is the right answer, pressure overload. Question number 5. 55-year-old diabetic has delayed wound healing due to B. decreased collagen synthesis. B is the right answer. डायबिटिक पेशेंट में कोलेजन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6. 60-year-old has more than 20% myeloblast in marrow. Diagnosis is A. Diagnosis B. AML. AML. जी आगे क्या लिखा, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट लिखा हुआ है ना, तो मोर देन माइलोब्लास्ट आंसर इज AML, ठीक है। AML कैन बी सीन इन एनी एज, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन एज आप जानते हैं कौन सी है, आफ्टर द एज ऑफ 30, लेकिन कैन बी सीन इन एनी एज। तो माइलोब्लास्ट जब लिखा है तो ये AML है। CML में तो मेच्योर सेल इन्वॉल्व होंगे, और इमेच्योर सेल बी सीन इन एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 7. कोलोन कैंसर विद APC म्यूटेशन रिप्रेजेंट्स A. ट्यूमर सुप्रेसर लॉस। देखिए APC ये एक जीन का नाम है, और यूजुअली जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं उनको आप कैपिटल वर्ड में लिखते हैं आप, ठीक है। ट्यूमर सुप्रेसर लॉस, तो APC एडिनोमेटस पोलीपोसिस कोलाई ये जीन का नाम है, और ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन है। क्वेश्चन नंबर 8. माइकार्डियल इंफेक्शन विद इयोसिनोफिलिक A न्यूक्लिएट माइकार्डियल फाइबर्स शोज विच नेक्रोसिस। देखिए आप जानते हैं जब भी माइकार्डियल इंफेक्शन उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी,
और आप जानते हैं सेल डेथ की दो टाइप्स हैं ना, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सेल डेथ इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस एंड पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सेल डेथ इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस और नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन. अगर माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजिकल डेथ होगी तो उसे आप नेक्रोसिस कहेंगे, अगर मैक्रोस्कोपिक सेल डेथ होगी उसे गैंग्रीन कहेंगे. गैंग्रीन की तीन टाइप्स आप जानते हैं, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन. गैस गैंग्रीन की कॉज आप बताएं ऑक्सीजन डेफिसाइट, और वेट गैंग्रीन की कॉज वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ड्राई गैंग्रीन की कॉज आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन. और जो नेक्रोसिस उसकी 5 टाइप्स हैं. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस विल बी सीन ड्यू टू हाइपोक्सिया इन माइकार्डियम, लिवर एंड किडनी. और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की 2 टाइप्स हैं, ड्यू टू एंडोजीनस एंजाइम्स और एक्सोजीनस एंजाइम्स. याद है ना आपको? जो एंडोजीनस कॉज है उसमें आप बताएंगे इस्कीमिया ऑफ ब्रेन. इस्कीमिया ऑफ ब्रेन को इस्कीमिक सीविया कहेंगे. इस्कीमिक सीविया में आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगी आपको. और जो हेट्रोहाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, हेट्रोहाइड्रोलिटिक एंजाइम में आपके पास एग्जाम्पल है पस. ठीक है. और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस प्लस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे आप? केजियस नेक्रोसिस इज अ फीचर ऑफ टीबी. इसके बाद आपके पास फैट नेक्रोसिस है. और लास्ट एंड 5th टाइप इज फिब्रिनाइल नेक्रोसिस इज अ फीचर इज अ टाइप इज कैन बी सीन इन केस ऑफ एसएलई. वेस्कुलाइटिस एसएलई में आपको फिब्रिनाइल नेक्रोसिस मिलेगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. इंक्रीज्ड वेस्कुलर लीक एंड फिब्रिन डेपोजिशन इन बस is due to C. endothelial contraction. C is the right answer. Question number 10. Cardiac biopsy with increased sarcomere and cell size only. C. Cardiac muscle in hypertension. जब कार्डिक मसल हाइपरटेंशन में आप देखेंगे तो उसमें आपको कार्डिक बायोप्सी में इंक्रीज सार्कोमेयर एंड सेल साइज इंक्रीज मिलेगा आपको. C is the right answer. Question number 11. Child with fatigue, bone pain and TDT positive blast. जी. ALL. B is the right answer. B. Acute lymphoblastic lymphoma. क्योंकि आप जानते हैं TDT स्टेट टर्मिनल deoxytransferase enzyme is present in the nucleus of immature lymphocytes, B lymphocytes. ठीक है. और टर्मिनल deoxytransferase enzyme का फंक्शन क्या है? हैवी चेन जीन और लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट. याद है ना आपको? और heavy chain gene rearrangement or light chain gene rearrangement will be seen in case of early pre B cell and pre B cell. और mature B cell में TDT will be absent. Question number 12. CGD, chronic granulomatous disease, child cannot produce superoxide. ये superoxide क्यों produce नहीं करेगा? Due to absence of NADPH2 oxidase. और NADPH2 ऑक्सीडेज जब नहीं होगा, सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा और इसमें नाइट्रोग्लू टेट्रासोडियम टेस्ट विल बी नेगेटिव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. और इसमें कौन सी किलिंग इंपेयर होगी, ऑक्सीजन डिपेंडेंट या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट? सीजीडी में. सीजीडी में ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग विल बी इंपेयर्ड. और जहां पे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग विल बी इंपेयर्ड उसका नाम क्या है? चैडिक-हिगाशी डिजीज. ठीक है. और ये दोनों फेगोसिटिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं. फेगोसिटिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में आप रिकॉल करें तो कौन से डिसऑर्डर थे? ल्यूकोसाइट रीजन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नंबर 2 जॉब सिंड्रोम, नंबर 3 सीजीडी और नंबर 4 इज चैडिक-हिगाशी डिजीज. ये 4 डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें आप फेगोसिटिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. हेमाचूरिया 2 days आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विद IgA डिपॉजिट्स. IgA नेफ्रोपैथी. याद है ना आपको? आपसे बात की थी कि अगर patient will develop hematuria within 1 to 3 weeks after upper respiratory infection, तो that is acute post streptococcal GM. और अगर within 1 to 3 days की बात की जाए तो उसमें IgA नेफ्रोपैथी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. एब्सेंस ऑफ immunoglobulin light chains A, gluten A, gamma ग्लोबुलिनीमिया. ठीक है. आप जानते हैं बी सेल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर में ब्रूटन डिजीज भी बड़ा था. आपने इसके लिए सेलेक्टिव IgA डिफिशिएंसी भी नोट किया था आपने. ठीक है. और जो ब्रूटन डिजीज है कॉमन इन बॉयज. ठीक है. बॉयज में कॉमन है. बी लिम्फोसाइट की डिफिशिएंसी है. और इस केस में जब लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे तो लिम्फ नोड विल बी एम्प्टी ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. और उसमें किसी भी किस्म की कोई आपको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं मिलेगी, आपको एंटीबॉडी नहीं मिलेगी.
एंटीबॉडी को आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, एंटीबॉडी को आप गैमा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। और जब लिखा हुआ है ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया तो इससे मुराद के एब्सेंस ऑफ ऑल एंटीबॉडीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चाइल्ड विद नो थाइमस इज डाइजोड सिंड्रोम। और डाइजोड सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा? 22, माइक्रो डिलीशन इन 22। और माइक्रो डिलीशन इन 22 में क्या मिलेगा आपको? मेल डेवलपमेंट ऑफ फ्रिंजियल आर्चेस एंड पाउचेस। जब फ्रिंजियल आर्चेस की मेल डेवलपमेंट होगी तो उसका रिजल्ट क्या है? फेशियल एंड कार्डिक एनॉमलीज। जब फ्रिंजियल पाउचेस की अगर मेल डेवलपमेंट होगी उसमें नो थाइमस लो पैराथायराइड। जब थाइमस नहीं होगा तो रिकरेंट वायरल फंगल एंड माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे। और जब पैराथायराइड नहीं हो तो पेशेंट में डेवलप प्राइमरी हाइपोपैराथायरिज्म लीडिंग टू हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया तो साइन सिंड्रोम मिलेंगे आपको, ठीक है। ये डाइजोड सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 16, टीबी ग्रानुलोमा विद लैंगरहैंस सेल इज सी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये दो टाइप्स आप जानते हैं, कैन बी डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, कैन बी साइटोटॉक्सिक टाइप। डिलेड टाइप में आपका CD4T-H1 सेल इन्वॉल्व होता है और साइटोटॉक्सिक टाइप में आपका CD8 T लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये लैंगरहैंस सेल किसे कहते हैं आप जानते हैं? जब आपके मैक्रोफेजेस मॉडिफाई एक्टिवेट हो जाते हैं उन्हें आप एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं। जब मल्टीपल एपिथेलॉइड सेल्स यूनाइट करते हैं तो एक लार्ज सेल बनता है जिसको आप लैंगरहैंस सेल कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। तो लैंगरहैंस सेल इज अ फीचर ऑफ ग्रेनुलोमा ऑफ टीबी, और ग्रेनुलोमा ऑफ टीबी इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में भी किसकी एग्जांपल है? डिलेड टाइप ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। और जो साइटोटॉक्सिक टाइप उसमें आपको उसमें क्या मिलेगा? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की एग्जांपल मिलेगी, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रोनिक एल्कोहलिक फैटी लिवर एक्यूमुलेशन इज ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। और इसको फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। सी इज द राइट आंसर, ट्राइग्लाइसराइड। क्वेश्चन नंबर 18, सिलिका इंक्रीजेस टीबी रिस्क बाय इंपेयरिंग मैक्रोफेजेस। डी, मैक्रोफेजेस को इंपेयर करके। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, साइटोकाइन मेंटेनिंग ग्रेनुलोमा। बी, TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेनुलर IgG C3 डेपोजिशन इन किडनी इज सी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। आप जानते हैं ये जो IgG इसको आप C3 निफिटी फैक्टर कहते हैं। C3 निफिटी फैक्टर इज IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट C3 कन्वर्टेज। याद है आपको? C3 कन्वर्टेज के अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी को आप C3 निफिटी फैक्टर कहते हैं। और ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की एक एग्जांपल है। इसमें C3 भी फ्री है और IgG एंटीबॉडी भी फ्री है और इम्यून कॉम्प्लेक्स भी फ्री बनेगा। और आप जानते हैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों फ्री होंगे और दोनों से जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी फ्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाइपरकैल्सीमिया फ्रॉम पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड सजेस्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो आप जानते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में पेशेंट में हैव इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ PTH-RP लीडिंग टू हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। इसको आप पैरान्यूप्लास्टिक हाइपर पैराथायरिज्म भी कहते हैं, या इसको मैलिग्नेंट हाइपरपैराथायरिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शॉक फ्रॉम ब्लीडिंग इज हाइपोवोलेमिक शॉक। ब्लीडिंग से जो शॉक हो उसे आप हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे आप। इन शॉर्ट जब भी आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा उसकी वजह से जो शॉक हो उसे आप हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे। तो हाइपोवोलेमिक शॉक की कॉजेज क्या बताएंगे आप? सीवियर पर्सिस्टेंट वोमिटिंग, डायरिया, सीवियर बर्न, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट ब्लड लॉस, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग कैन कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्निया आफ्टर फ्रैक्चर विद फैट इन लंग्स इज कॉल्ड इज फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। देखिए जो फैट आपके फ्रैक्चर से जब फ्रैक्चर होगा बोन मैरो से जब फैट निकलेगी आपके ब्लड में आएगी, फैट इज वाटर इनसॉल्युबल। जब ये वाटर इनसॉल्युबल फैट आपके लंग की कैपिलरीज में जाएगी तो फैट एम्बोलिज्म कॉज करेगी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट आफ्टर हाइपोटेंशन इज ATN। ए इज द राइट आंसर। इसको ब्राउन बॉडी कास्ट भी कहते हैं, इसको आप एपिथेलियल कास्ट भी कहते हैं। तो ब्राउन बॉडी कास्ट कह लें, ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट कह लें या एपिथेलियल कास्ट आफ्टर हाइपोटेंशन इज अ फीचर ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ATN, ए इज द राइट आंसर। और आप जानते हैं यही कास्ट आपको ACN के अंदर मिलेगी, एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस के अंदर भी मिलेगी। फिर आप ये जानते हैं ATN और ACN दोनों आपके पास ARF के साथ प्रेजेंट करेंगे। आपको कैसे मालूम होगा ये ATN या ACN? आफ्टर 40 डेज। अगर जब आप रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे 40 डेज के बाद जब उसका फंक्शन किडनी फंक्शन अगर रिकवर कर जाते हैं तो ATN, अगर रिकवर नहीं करते तो ACN। क्वेश्चन नंबर 25, सीरम सिकनेस मैकेनिज्म
इज सी इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल है, सीरम सिकनेस। ठीक है, इसको सीरम सिकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता है कि आप एंटीजन हॉर्स के में इंजेक्ट करते हैं, हॉर्स का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी सिंथेसाइज करते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट, फिर आप हॉर्स के सीरा से वो एंटीबॉडी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो एंटीबॉडी आप इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट जब रिएक्शन होता है उसको सीरम सिकनेस कहते हैं। क्योंकि आप हॉर्स के सीरम में प्रोड्यूस होने वाली जो एंटीबॉडीज हैं उनको जब आप एक्सट्रैक्ट करके आप ह्यूमन में देंगे तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जब रिएक्शन शो करेगी तो उसे आप सीरम सिकनेस कहेंगे आप। ठीक है, तो सीरम सिकनेस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें सी इज द राइट आंसर, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 26, fibrinoid necrosis mechanism is immune complex deposition. B is the right answer. Of fibrinoid necrosis can be seen in case of vasculitis due to SLA. इसमें वेजल वॉल की नेक्रोसिस भी होगी और साथ एट द सेम टाइम आपका फर्स्ट क्लॉटिफेटेड जो फिब्रिन वो भी डिपॉजिट करेगा, इसलिए इसको आप फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। इट इज वन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, 27 हाइपरटेंशन, लो पोटेशियम, हाई एल्डोस्टेरोन, लो रेनिन। जी, सी इज अ कोन सिंड्रोम। कोन सिंड्रोम को आप प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। जब एल्डोस्टेरोन एक्सेस में होगा, ठीक है, इसमें रेनिन लो होगी, पोटेशियम का लॉस मिलेगा और साथ में सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से आपको हाइपरटेंशन मिलेगी। राइट आंसर इज सी, कोन सिंड्रोम। तो कोन सिंड्रोम में हाइपरटेंशन भी होगी, हाइपोकैलेमिया होगा, एल्डोस्टेरोन आपको हाई मिलेगा और रेनिन आपको लो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, हेडेक, स्वेटिंग और इंक्रीज VMA अराइजेस फ्रॉम, ये बेसिकली बात की जा रही है फियोक्रोमोसाइटोमा की। और फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ से अराइज करते हैं? क्रोमाफिन सेल से। ठीक है, क्रोमाफिन सेल्स, इन्हें आप फियोक्रोम बॉडीज भी कहते हैं, क्रोमाफिन सेल्स। और ये जो क्रोमाफिन सेल्स कहाँ से आएंगे? फ्रॉम न्यूरल कैसल से। 29, ड्रग ओवरडोज विद सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ बी, ग्लूटाथायोन। ठीक है, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? ये एसिड इमाइलोफिन टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं। एसिड इमाइलोफिन इज अ सॉल्ट ऑफ पैरासीटामोल। और आप जानते हैं अगर आप मोर देन 24 टैबलेट्स यानी मोर देन 12 ग्राम जब आप एसिड इमाइलोफिन पैराडोल आप इनटेक करेंगे तो वन में डेवलप ओवरडोज विद सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ग्लूटाथायोन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, IgG anti-RBC hemolysis is an example of टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसे आप ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी कहते हैं। देखिए, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की बात करें, ऑटो इम्यून एग्रेनुलोसाइटोसिस की बात करें, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की बात करें, गुड पास्चर सिंड्रोम की बात करें, इसके अलावा RBO, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की आप जानते हैं 3 मैकेनिज्म्स है ना, देयर आर 3 मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म ये जिसकी भी तमाम एग्जाम्पल कोट किए। सेकंड एग्जाम्पल है सेकंड एग्जाम्पल एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन। और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन की आप 4 एग्जाम्पल आप जानते हैं, हाशिमोटो थायराइडिस, ग्रेव्स डिजीज, ईटल-लेम्बार्ड सिंड्रोम और माइस्थीनिया ग्रेविस। और इसके अलावा जो थर्ड मैकेनिज्म है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें आप जानते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी विल बी सीन इन केस ऑफ hypersensitivity reaction against transplant tissue, against worm infestation, against grafted tissue। याद है ये 3 मैकेनिज्म पढ़ाए में मैंने आपको टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, heparin induced thrombocytopenia hit caused by antibodies to PF4 PF4 स्टेरोप्लेटेड फैक्टर 4, ये एक प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी से बनाएगा इन केस ऑफ हेपरिन। ठीक है, जब आप किसी को हेपरिन देंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उस केस में सम टाइम आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है अगेंस्ट प्लेटेड फैक्टर एंटीजन और उसके रिजल्ट में हिट होगा हिट स्टेरो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हेपरिन की एक कॉम्प्लिकेशन है हिट और इसमें एंटीबॉडीज बनेगी अगेंस्ट PF4 हेपरिन। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग फीवर प्लस इओसिनोफिल इन इंटरस्टिशियम।
जी सी ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, आप जानते हैं ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस विल बी सीन इन केस ऑफ ड्रग रिएक्शन। इसमें हिस्ट्री ऑफ फीवर मिलेगी, ड्रग रिएक्शन की हिस्ट्री होगी, अर्टिकेरिया की हिस्ट्री होगी, और इसमें आपको रीनल फेलियर मिलेगा विदाउट ओलिग्यूरिया। याद है ना आपको, रीनल फेलियर विदाउट ओलिग्यूरिया। इसमें इयोसिनोफिल कास्ट भी मिलेगी, इयोसिनोफिल आपको इंटरस्टिशियल के अंदर भी मिलेंगे आप, और इसको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहेंगे आप। सी इज द राइट आंसर। तो जब भी कहा जाए पेशेंट हैज डेवलप्ड रीनल फेलियर आफ्टर सम ड्रग रिएक्शन, उसे आप इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 33, लार्ज अल्सर हीलिंग विद फाइब्रोसिस, बी सेकंड इंटेंशन। ठीक है, सेकंड इंटेंशन देखिए, आप जानते हैं हीलिंग की दो टाइप्स हैं, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन को आप हीलिंग बाय प्राइमरी यूनियन भी कहते हैं, हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन को हीलिंग बाय सेकेंडरी यूनियन भी कहते हैं। जब इंसिजनल स्कार होगा, सर्जिकल स्कार होगा, तो वहां पे जब मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू मिलेगा तो उसमें आपको हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होगा। जहाँ पे मैसिव टिश्यू लॉस होगा वहाँ पे हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन होगा। जहाँ हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन वहाँ लार्ज स्कार बनेगा, जहाँ हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन वहाँ स्मॉल स्कार बनेगा। ठीक है। 34, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इन एपेंडिसाइटिस ड्यू टू हिस्टामिन, सी इज द राइट आंसर। 35, चैडिक हिगाशी डिफेक्ट, बी फेगोलाइसोम फ्यूजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग है, और इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, और इस रिकरेंट इन्फेक्शन से 3 फीचर और याद है आपको, पार्शियल एल्बिनिज्म, निस्टैग्मस और फोटोफोबिया। अगर किसी को पार्शियल एल्बिनिज्म हो, फोटोफोबिया और निस्टैग्मस हो, साथ में हिस्ट्री और रिकरेंट पाइथोजेनिक इन्फेक्शन की, मोस्ट लाइकली दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम चैडिक हिगाशी डिसीज। ये वन ऑफ द फेगोसिटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग आपकी इंपेयर होगी। क्वेश्चन नंबर 36, चारकोल लेडेन क्रिस्टल्स आर, सी इयोसिनोफिल प्रोटीन, ये इयोसिनोफिल प्रोटीन है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, परमानेंट ब्रोंकाई डायलिटेशन। देखिए आपको जो एयरवेज में 2 तरह की डायलिटेशन है, एक परमानेंट डायलिटेशन होगी बिफोर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक आफ्टर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बिफोर टर्मिनल ब्रोंक्यूल अगर ब्रोंकाई की परमानेंट डायलिटेशन होगी, उससे आप क्रोनिक ब्रोंकी, उससे आप ब्रोंकिटेसिस कहेंगे आप, और अगर आफ्टर से आप एम्फीजीमा कहेंगे। तो इसमें राइट आंसर इज बी, ब्रोंकिटेसिस। तो ब्रोंकिटेसिस में क्या हो, परमानेंट ब्रोंकाइड डायलिटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, गट कॉजिंग इंटेस्टाइनल एपिथेलियम चेंज, बी इसको आप मेटाप्लेजिया कहेंगे, और अगर गट की वजह से मेटाप्लेजिया हो जाए, इस कंडीशन का नाम क्या,